Hello, students. Myself Vishnu Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in Government College. ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज का। इनकम टैक्स इस बार मैं आपको पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने हाउस प्रॉपर्टी की थ्योरी के बारे में बात की थी और अब अपन हाउस प्रॉपर्टी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए सर शुरू कर लेते हैं। आइए, चलिए सर, पहला क्वेश्चन है, श्री विनोद निम्न संपत्तियों के स्वामी हैं। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पे प्रत्येक दशा में कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए सकल वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। तो आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है और आप जो टैक्स की गणना कर रहे हैं वो 21-22 में कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने कमाया, जैसे आपने मकानों को किराए पे देके 2021 में कमाया और अब 21-22 में आप उसका टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सर, पहले क्वेश्चन में मैं फॉर्मेट आपको पूरा बना के दिखाऊंगा। बाकी इसके बाद वाले क्वेश्चनों में फॉर्मेट मैं पहले से ही ले लूंगा ताकि अपना टाइम खराब ना हो। तो सर पहले मकान के बारे में जरा सुनिए। इस मिस्टर विनोद के पास 3 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी का नाम एक्स है। इसकी म्युनिसिपल वैल्यू 36,000 है, यानी इतना किराया लेना चाहिए। वैसे 48,000 तक भी किराया चल रहा है। जिस कॉलोनी में इनका मकान है उसका किराया 48 तक जाता है और जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग किराया 42,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हो सकता। एक्चुअल में जो किराया ये लोग ले रहे हैं पूरे साल का वो 48,000 है और पिछले साल जो रेंट अनरियलाइज रहा, जो आप वसूल नहीं कर पाए, वो 4,000 रुपए है। कह सकते हैं कि आप एक महीने का रेंट वसूल नहीं कर पाए। तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे? अगर आप साधारण तौर पे सोचें तो शायद आप सोचते होंगे कि इस मकान का किराया 48,000 है एक साल का, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले स्टेप में आप स्टेप 1 में लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन। जस्ट इस क्वेश्चन में मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूं ताकि आपको ना लगे कि हमें भी फॉर्मेट मिलेगा। आपको हाथ से लिखना पड़ेगा सर एग्जाम में, ऑब्वियस सी बात है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा हो, रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। दैट इज आपको दोनों में से बड़ी वैल्यू पिक करनी है। मैं बताता हूं किस में से। आप यहां देखिएगा जरा, आपको इस 36 और इस 48 में से बड़ी वैल्यू पिक करनी है। तो आपने 48 पिक कर लिया, ठीक है। थोड़ी देर 48 को पिक करे रखिए, हाथ में 48 को रखिए। लेकिन ये 48 जो है ये 42 को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसीलिए अब आपको 42 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बाय द वे आप इस सेकंड वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हैं तो मैं आपको कहूंगा पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा। और इस तरह से रहा। सबसे पहले स्टेप 1 में आपका जो रेंट डिटरमिन हुआ वो 42 हुआ। ये थ्योरेटिकल किराया होता है। स्टेप 2 में आपको सर वास्तविक किराया लिखना है, एक्चुअल रेंट फॉर द होल ईयर। आपको दूसरे स्टेप पे पूरे साल का किराया लिखना है, एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट। अगर आपका कुछ पैसा डूब गया है तो एक अलग बात है, और पैसा ना डूबा है तो दैट्स वेरी गुड। अब आपका पूरे साल का किराया 48 है, लेकिन आपका इसमें से 4 डूब गया है, तो 48 - 4 करके आपका 44,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो दूसरा स्टेप आया उसमें 44,000 रुपए आया। स्टेप 1 से प्रोड्यूस हुआ 42, स्टेप 2 से प्रोड्यूस हुआ 44। अब आपको स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में से विच एवर इज हायर लेना है। अब आपने 1 डिटरमिन कर लिया, 2 डिटरमिन कर लिया, इनमें से आपको जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लेनी है। इसे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्सपेक्टेड रेंट। इसे आप एक्सपेक्टेड रेंट नाम देंगे और दोनों में से जो ज्यादा है वो लिखना है, तो मुझे 44,000 लिखना पड़ेगा। इसके बाद बेटा इसमें अगर कोई वैकेंसी है, यहाँ पे मैं स्टेप 3 लिख देता हूं। अगर आपका मकान कभी खाली रहा, हो सकता है आपको कभी किराएदार ना मिला, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको किराएदार ना मिला, तो
अगर वैकेंसी है तो आपको ये लिखना है, वरना ना भी लिखोगे, जैसे इस क्वेश्चन में ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैकेंसी पीरियड भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ एनी, अगर कोई है तो लिख देना, ठीक है। और इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ये रिजल्ट आपका कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मोटे तौर पे आपकी जो मकान की इनकम है वो 44,000 है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है सर। अब अपना परफॉर्मा बन गया, अपनी पहली प्रॉपर्टी आ गई। अब अपन यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये जो अपनी पहली प्रॉपर्टी है ये तो है एक्स, और इसके पास में मैं 2 कॉलम और ले लेता हूं, एक और, यस। तो अपन अब y और z के बारे में भी बात कर लेते हैं। कैसे पिक करेंगे एक बार आराम से सुनिए। म्युनिसिपल वैल्यू है 84 और फेयर रेंट है 72। आपको इन दोनों में से बड़ी वैल्यू को पिक करना है 84। अब इस 84 को संभाल के रखिए, लिखिए मत। ये 84 जो है वो स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड रेंट 90 है, आपको 90 नहीं लेना, बस ये ध्यान रखना है कि 90 क्रॉस ना हो जाए, तो बस। अब आप यहां से आराम से 84 ले सकते हैं। छोटी सी बात है, आप एक दो बार वीडियो सुन लीजिए, एक दो बार होता हुआ क्वेश्चन देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। दूसरे स्टेप पे आपको एक्चुअल रेंट लेना है, विच इज 96,000। 96,000 है, लेकिन इसमें से क्या हुआ सर, इसमें से आपका कहें 8,000 डूब गया। जैसे 96,000 पूरे साल का किराया है, 8,000 रुपये महीना रहा होगा, एक महीने का किराया उसने दिया नहीं और हमने वसूल नहीं किया, तो 88,000 आएगा। और सर फिर अब आपको इस 84 और 88 में से 88 का चुनाव करना होगा। वैकेंसी अगर कोई हो तो देख लेना, अगर हो तो, ना है तो कोई बात नहीं, 88 ही हमारा आंसर है। तो 88,000 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है सर। चलिए अब तीसरा आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद ही सॉल्व कर लें, और अगर सुनना चाहें तो सुनिए। 21 और 24 में से अपन पहले 24 को पिक करेंगे, ओके बेटा, 24 को पिक करेंगे। लेकिन ये 24 20 को क्रॉस नहीं कर सकता, कीप इन माइंड 20 इज द मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आप इस 20 को क्रॉस नहीं कर सकते। अब आपको 20,000 ही लेना पड़ेगा, ओके। अब आपको जो एक्चुअल रेंट लेना है वो 24,000 है, पर 5 उसमें से डूब गया है, तो 19,000 रुपए लिखना है। और फिर इस 20 और इस 19 में से बड़ी वैल्यू पिक करनी है जो कि 20,000 है, वो ले लीजिएगा, और यहाँ पे आपका 20,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो। तो इस क्वेश्चन में अपन ने फॉर्मेट बनाने में समय लगाया, आगे अपने को समय नहीं लगेगा क्योंकि मैं डायरेक्ट फॉर्मेट ले लूंगा। चलिए सर शुरू कर लेते हैं। मिस्टर चेतन निम्न संपत्तियों के स्वामी हैं। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर हर दशा में असेसमेंट या 21-22 के लिए सकल वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। आप देखिए सर, ये अच्छे से समझते हैं। जब आप ये कहते हैं कि असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो आप ये भी जानते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर 2021 है। प्रीवियस ईयर में हम कमाते हैं, प्रीवियस ईयर में हम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर में हम उसका हिसाब देते हैं या हिसाब अपन करते हैं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है जो पता होनी चाहिए, ये तो मस्ट है, ये पता होना चाहिए जब आप कर रहे हैं तो। अब फॉर्मेट हमारे पास तैयार है, जस्ट अपन एक रोज ले लेते हैं, ठीक है सर। ये अपना आ गया एक्स के लिए, और अपने पास 2 प्रॉपर्टीज और हैं तो उनकी भी बात कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी अपने पास वाई है, और एक और प्रॉपर्टी अपने पास सर जेड है। चलिए सर, तो अब आपने क्या करना, बहुत आराम से सुनिए। म्युनिसिपल वैल्यू 100 है और फेयर रेंट 120 है, तो आप पहले पिक करेंगे 120। मुझे पता है कि ये बात आपको पता है, 120 पिक करेंगे। और फिर ये 120 110 को क्रॉस नहीं कर सकता, तो ये 110 हो जाएगा। ये अमाउंट जो चल रहे हैं वो इन थाउजेंड्स चल रहे हैं, तो आप भी ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये 110 रुपए किराया नहीं है, ये 110,000 है। अगर आप बात समझ रहे हैं तो ये जो है 110,000 है। खैर ये तो बच्चों वाली बात है। और ये बात लिखी भी है सर, जो मैंने कहा ना वो लिखा हुआ भी है कि म्युनिसिपल और फेयर रेंट में से हायर लेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है बेटा, जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 है उसमें आपको एक्चुअल रेंट लेना है। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, सर एक्चुअल रेंट कितने महीने का लेना है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉपर्टी रिमेन्ड वेकेंट, इसमें प्रॉपर्टी 3 महीने खाली रही। तो यहाँ पे दिमाग में रखिए कि आपको जो रेंट भरना है, जो रेंट भरना है वो 12 महीने का भरना है। अब ये भी बेटा
एग्जाम में आपके साथ गेम खेलेगा, हो सकता है कि आपको पूरे साल का किराया दे दे, और हो सकता है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 महीने का किराया दे दे। अब के बाद वो क्या लिखा है, एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड। ध्यान दीजिए, इन्होंने ये जो 90 रुपए रेंट दिया है ना, 90 रुपए रेंट दिया है, ये पूरे साल का नहीं है, ये 9 महीने का है। ठीक है, तो आप समझिए 90 रुपया जो है वो 9 महीने का है, तो 12 महीने का कितना, ऐसा बच्चों वाली बात कर लेंगे, तो 12 महीने का किराया आपका 120 हो जाएगा। 90,000 9 महीने का, तो 12 महीने का 120। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 में से आपको जो हायर वैल्यू है, जस्ट अ मिनट, स्टेप 1 और स्टेप 2 में से आपको जो हायर वैल्यू है वो पिक करनी है। ठीक है सर, पिक हो गई। ये जो पिक हो गई, इसको आप चाहें तो एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, सीख लिया है तो। और 120 ले लीजिए, और इसमें से वैकेंसी पीरियड का किराया हटा दीजिए। तो कैसे हटाएंगे, 90 रुपया है 9 महीने का। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये 9 महीने कहाँ से आए, ये तो बताओ। अरे देखो, इसमें इन्होंने लिखा है प्रॉपर्टी 3 महीना खाली है। ओके, प्रॉपर्टी 3 महीना खाली है, इसका दूसरा मतलब है प्रॉपर्टी 9 महीना भरी हुई है। तो ये जो किराया ऊपर दे रखा है ये 9 महीने का दे रखा है, और 9 महीने का 90, तो 3 महीने का 30। इतना तो अपन को बेसिक दिमाग है। ठीक है, तो अपना आराम से 90 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, वन मोर टाइम। आपको 145 की म्युनिसिपल वैल्यूएशन और 130 में से बड़ी वैल्यू को सिलेक्ट करना है, जो कि 145 है, सिलेक्ट हो गई। 145 को हाथ में रखो, 150 को क्रॉस नहीं करना, तो हमने कहा हम क्रॉस नहीं करेंगे, तो 145 लिखना है, 150 नहीं लिख लेना है। ठीक है, 145 है और ये क्रॉस नहीं करता, दैट्स फाइन। अब ये जो 100 रुपया है, पहले तो ये मन में सोचो कि ये कितने महीने का है। चूंकि चूंकि प्रॉपर्टी 2 महीने खाली रही, इसका ये भी मतलब है कि ये प्रॉपर्टी 10 महीने किराए पे रही। ये तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, समझ सकते हैं। तो 100 रुपया है 10 महीने का, 100 रुपया है 10 महीने का, तो अगेन 12 महीने का 120 हो गया। और 145 और 120 में से आप आराम से 145 पिक कर लेना। कर लिया पिक, ओके, ये हो गया अब आपका पिक। अब इसके बाद क्या करना बेटा, आपको वैकेंसी पीरियड का किराया हटाना। तो वही 100 है 10 महीने का, तो 2 महीने का 20, 20 आप हटा दो और आपका 125 आ जाएगा। तो एक बार आप फॉर्मेट याद कर लीजिए, 2-3 बार आप वैल्यूज भर के देख लीजिए, आपको बिल्कुल मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके बाद म्युनिसिपल क्या, जीएवी के बाद एनएवी निकालना या टैक्सेबल वैल्यू निकालना में कोई दिक्कत नहीं होती, हर कोई कर लेता है। आ जाओ जेड की बात कर लेते हैं। देखिए सर, 160 और 175, 160 म्युनिसिपल वैल्यू है और 175 फेयर रेंट है, तो आप बड़ी वैल्यू पिक करेंगे। ठीक है, बड़ी वैल्यू पिक करेंगे, पर आप 160 को एक्सीड नहीं कर सकते। कीप इन लिमिट, रिमेन इन लिमिट, लिमिट में रहिए, 160 ले लो। यानी 175 आपका मन करेगा 175 ले लूं, पर 160 को तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये जो 100 रुपया है, अब के बार भी 100 रुपया किराया है, और ये लेट आउट पीरियड का है, मतलब पूरे साल का नहीं है। 4 महीने प्रॉपर्टी खाली थी, इसका मतलब 8 महीने भरी हुई थी। तो ये जो आप देख रहे हैं वो 8 महीने का है। तो अब आप समझिएगा 100 रुपया 8 महीने का है, तो आप 12 महीने का निकालेंगे तो 150 बनेगा, बना लेना। फिर 160 और 150 में से आप 160 का सिलेक्शन कर लेना, और 8 महीने का 100 है, तो 4 महीने का 50 आएगा। भाई वैकेंसी पीरियड तो लॉजिकली लेस होना ही चाहिए, जब जब कोई किराएदार था ही नहीं, जब अपने कमाया ही नहीं, 160 कभी हमें मिला ही नहीं, तो हमारी इनकम 110 मानी जाएगी। ठीक है सर, तो ये हुआ क्वेश्चन, मैं रिपीट नहीं कर रहा। आप चाहें तो वीडियो को दोबारा एक बार आप धीरे धीरे सुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे और क्वेश्चन अभी कराने हैं। चलिए सर, अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें भी मिस्टर सुभाष है। मिस्टर सुभाष 3 प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। उन प्रॉपर्टीज के नाम इन्होंने PQR रख रखे हैं, जैसे अब लोग अपनी प्रॉपर्टीज का नाम रखते हैं, मन्नत, जलसा, आरोहण, एक से एक रखते हैं जी। बंगले वालों की बात ही निराली है। तो सुभाष है जी 3 संपत्तियों के मालिक हैं, और उसके बाद उनकी भी वही रामायण है कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालिए। तो अब आप बोर होने लग गए, पर मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको पी प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये है मेरी प्रॉपर्टी पी, और इसके पास में 2 प्रॉपर्टीज और ले लेते हैं। जस्ट अ मिनट, कर्सर कहाँ चला गया भाई, जस्ट अ मिनट।
इसके बाद सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये क्यू हो गई प्रॉपर्टी और ये वाली आपकी प्रॉपर्टी हो गई सर आर। तो पी क्यू एंड आर ये तीन हमारी प्रॉपर्टीज है। नाउ सबसे पहले 48,000 म्युनिसिपल वैल्यू है, 60,000 फेयर रेंट है, यानी गवर्नमेंट कहती है कि आपको 48 किराया लेना ही होगा। और ऐसा ही मकान जो मेरी साइज का मकान है वो पास में 60,000 में भी गया है तो आपको 60,000 लेना है। स्टैंडर्ड रेंट एनए, एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल मतलब जिस स्टेट में ये प्रॉपर्टी है वहां स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, नहीं है तो बहुत बढ़िया। अब अपने को किसी से नहीं डरना, किसी लिमिट से नहीं डरना, अपने को 60,000 रुपये लेना है। दूसरा स्टेप बहुत संभाल के लिखिए, अगर ये दूसरे स्टेप पे जो आप रेंट लिखते हैं वो पूरे साल का होता है, इस बात को आप याद रखिए कि रेंट आप पूरे साल का लिखते हैं। अब ये 60,000 जो दे रखा है ना, एकदम से भरोसा मत करना ये पूरे साल का है या लेट आउट पीरियड का है। क्वेश्चन कहता है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द लेट आउट पीरियड। ये जो रेंट आप देख रहे हैं वो जस्ट और जस्ट लेट आउट पीरियड का है। तो नीचे लिखा हुआ है पीरियड फॉर विच द हाउस रिमेन वेकेंट, आपका 2 महीने के लिए मकान खाली रहा। तो ये जो रेंट आप देख रहे हैं दैट इज फॉर 10M। ये जो रेंट है सर जी ये केवल और केवल 10 महीने के लिए है। तो बस 60,000 रुपए है 10 महीने के लिए, 6,000 रुपया हो गया महीना और 12 महीने का हो जाएगा 72,000 रुपया। तो आपका जो एक्चुअल रेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 72,000। ओके, और लेकिन 72,000 कब है? अभी इन्होंने कहा कि इसमें 6,000 तो डूब गया, 6 तो डूब गया, तो अब मेरे को 72 नहीं लिखना पड़ेगा, मैं 72 लिख रहा हूं तुम्हारे को दिखाने के लिए। पर इसके बाद में इसके बाद पास में लिख रहा हूँ 66। वैसे मेरा मन था कि मैं 72 लिखता पर 6,000 डूब गया, मैं कमा नहीं पाया तो 66 लिखेंगे। अब आपको पहली और दूसरी वैल्यू में से जो हायर वैल्यू है वो हायर वैल्यू सेलेक्ट करनी है। हायर वैल्यू आ चुकी है, हायर वैल्यू 66,000 है। और अब आपको इसमें से वैकेंसी पीरियड हटाना है। सर वैकेंसी पीरियड 2 महीने का है, ध्यान दीजिए 60,000 रुपया 10 महीना, 6,000 रुपया महीना, तो 2 महीने का हो जाएगा 12,000 रुपया। ठीक है, ऐसे आप छोटी सी कैलकुलेशन है आराम से कर लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लेंगे सर। तो ये आपका 54,000 आ गया है। जस्ट अ मिनट। इसके बाद अगर मैं क्यू प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो क्यू प्रॉपर्टी है उसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन 60,000 है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू है, नहीं नहीं ये मत समझना। पूरी प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा की है, 60,000 तो उसका एनुअल किराया होना चाहिए। और पड़ोसी ने मकान 48 में दिया तो पड़ोसी की मर्जी, सस्ते में देना चाहे तो जाके दे, पर हमें 60 सेलेक्ट करना है। पर 60 भी नहीं ले पाएंगे, आपका 42 का स्टैंडर्ड रेंट है तो 42 को आप क्रॉस कर ही नहीं सकते, 42 आ जाओ। उसके बाद आपका जो एक्चुअल रेंट है ये 42,000 पूरे साल का नहीं है, 6 महीने आपकी प्रॉपर्टी खाली रही, ये किराया 6 महीने का है। 42 अगर 6 महीने का है तो 84 हो जाएगा पूरे साल का। मैं वैसे 84,000 लिखता लेकिन 7,000 डूब गया, 84,000 नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि 7,000 मेरा डूब गया है। और मैं 7,000 के अलावा 7,000 हटा के फिर 77,000 सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे इस वर्डिंग को सुन लीजिए, आपको एक्चुअल रेंट लेना है, मैं थोड़ा समझाऊं आपको। एक्चुअल रेंट लेना है पूरे साल का, माना कि प्रॉपर्टी पूरे साल किराए पे रहती तो ऐसा सोच के पूरे साल का किराया लेना है। और उसमें से अगर कोई किराया डूब गया तो वो आपको हटाना है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो आपको हटाना है फिगर उसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 42 और 77 में से 77 सेलेक्ट होगा। और जो वैकेंसी पीरियड है 6 महीने का वैकेंसी पीरियड है तो 7,000 पर मंथ और 6 महीने का, सॉरी 42,000 6 महीने का और 6 महीने ही खाली है तो 42 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आधा साल तो आपकी प्रॉपर्टी खाली ही रही तो आपको वो किराया कंसीडर नहीं करना। इसके बाद अगर मैं बात करूं आर प्रॉपर्टी की, आर प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू 90 है और फेयर रेंट 120 है तो हम 120 लेंगे। ये 120 लिमिट के अंदर है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 1,20,000 रुपए। ये जो किराया है वो 42,000 रुपया है, 5 महीने के लिए प्रॉपर्टी खाली रही है। ये किराया 7 महीने का है, इससे आप समझ जाएंगे कि 6,000 रुपया महीना हुआ, 6,000 महीना हुआ तो 72,000 साल का हुआ।
72,000 अब के बाद आप लिख सकते हो क्योंकि अनरियलाइज रेंट तो है नहीं, तो 72 आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 120 और 72 में से आप 120 को पिक कर लीजिए। 120 को पिक करने के बाद आपको वैकेंसी पीरियड हटाना पड़ेगा। ओके, वैकेंसी पीरियड हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? 5 महीने के बराबर वैकेंसी है, 6,000 रुपया महीना, 5 महीने का 30,000 हो गया, आपको ऐसे 30,000 रुपया हटाना पड़ेगा। ठीक है सर। तो इसके बाद आपका फाइनली 90,000 रुपया आंसर आ जाएगा। कि सर ये क्या आ रहे हैं? ये इनकम टैक्स के अनुसार हमने मोटे तौर पे मकान से कमाए, इनकम टैक्स कानून के अनुसार मोटे तौर पे हमने इतने रुपए कमाए। ठीक है सर। चलिए 2 क्वेश्चन और अपन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संपत्तियों का असेसमेंट ईयर के लिए सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण कीजिए वापस से, और हमेशा की तरह इनका 3 प्रॉपर्टी है और लगभग लगभग ये सेम ही क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा बोर होंगे, बट इसमें एक मुझे नियम समझाना है, दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन लिया है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है और इस तरफ अपन 2 कॉलम और ले लेते हैं। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने किराए पे दे रखी है, और ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टियों के हम स्वामी हैं आज के महंगाई के जमाने में। सबसे पहले आपको 65 और 62 में से पिक करना है और वो 65 आ जाएगा। 65 75 को क्रॉस तो नहीं कर रहा, बस ये श्योर करना है कि क्रॉस तो नहीं हो रहा। अब आपको ये 65,000 रुपये ले लेना है। ये अब 72 देखो, इन्होंने अब के बाद लिखा है एक्चुअल रेंट फॉर होल ईयर। बेटा कभी तो क्या करता है, कभी क्या करता है, अब के बाद इसने पूरे साल का किराया दे रखा है, बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे 72,000 लिख सकते हो। लेकिन 12,000 डूब गए, 72 आपको लिखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 12 डूब गए। वैसे आप लिखते, अभी तो डूब गए तो कैसे लिखोगे? और अब आपको यहाँ पे 60,000 ही लिखना है। और 1 और 2 में से पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में से आपको हायर वैल्यू सेलेक्ट करनी है, नीचे लिखा है विच एवर इज हायर। तो आप यहाँ से 65,000 ले लीजिए, कोई बात नहीं। वैकेंसी पीरियड अगर कोई है तो लेस करेंगे, जैसे ऊपर बता रखा है, तो 2 महीने की वैकेंसी है। 72,000 एनुअल किराया है तो 6,000 रुपये महीना हो गया, तो 2 महीने का 12,000 हो गया, तो 12,000 आप लेस कर देना। और पीछे की तरफ आपका 53,000 आएगा, विच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। सेकंड क्वेश्चन मकान की बात करें तो इसका किराया 90 होना चाहिए या 92 होना चाहिए, तो हमने कहा 92 ले लेते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 80 है तो फिर अपने को 80 लेना पड़ेगा। और एक्चुअल रेंट पूरे साल का 0, अनरियलाइज्ड रेंट 0, वैकेंसी पीरियड 12 महीना। इसका मतलब है मकान पूरे साल खाली रहा। अब आप गलती क्या कर सकते हैं कि अगर आप मकान पूरे साल खाली रहा तो यहाँ 0 ले लोगे। कुछ बच्चे गलती करेंगे, वो 0 ले लेंगे और फिर 80 और 0 में से 80,000 पिक कर लेंगे, जो मैथमेटिकली तो सही है। लेकिन आपको याद रखना है, मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रॉपर्टी पूरे साल खाली रहती है, उसका आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू डायरेक्ट शून्य करना है। भले यहाँ पे कुछ भी हो, जो प्रॉपर्टी पूरे साल खाली रहती है उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू शून्य करनी है। जब हमने कमाए ही नहीं तो टैक्स क्यों भरेंगे? लॉजिक बात ये है। इसके बाद थर्ड केस में 120 को हम किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, तो 120 सेलेक्ट हो गया। 140 की हद में आपको रहना है तो हम हद में ही हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसके बाद आपको एक्चुअल रेंट भरना है जो कि 132 है। एक्चुअल रेंट से मेरा मतलब है पूरे साल का आपको किराया भरना है। लेकिन आपका 22,000 डूब गया है। अगर आपका 22,000 डूब गया है तो क्यों लिखते हो? जस्ट अ मिनट। 22 अगर आपका डूब गया है तो आपको फिर 132 नहीं लिखना, आपको फिर 1,10,000 लिखना है। 120 और 110 में से आप आराम से सेलेक्ट करना, आपका 1,20,000 सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर जो वैकेंसी है, जैसे कि 3 महीने की वैकेंसी है, कि सर अब 3 महीने का कैसे निकालेंगे? ये 132 है 12 महीने का, ऊपर देखिए 132 है 12 महीने का, तो इसका क्या मतलब हुआ? 11,000 रुपये रेट हो गई किराए की, 11,000 रुपया महीने का किराया हो गया। ठीक है। 132 मैं आपको वापस करके बता दूं, 132 किराया है पूरे साल का, तो आपका किराया हो गया 11,000 रुपये महीना, तो 3 महीने का हो गया 33,000 रुपया। तो ये 33,000 रुपया।
और 120 में से 33 चला जाएगा तो 87,000 आ जाएगा। ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन हुए। इन चारों क्वेश्चनों में बैक टू बैक अपन ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू सीखा और बैक टू बैक अनरियलाइज रेंट और वेकेंट पीरियड का समायोजन किया। अब अपन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ही, उसमें अपना म्युनिसिपल टैक्स वाला पॉइंट भी आएगा। चलिए देखते हैं सर। तो बात ऐसी है कि मिस्टर पाटिल 3 मकानों के स्वामी हैं। निम्न सूचनाओं से प्रत्येक दशा में असेसमेंट या 21-22 के लिए वार्षिक मूल्य गणना कीजिए। श्री पाटिल इज ओनर ऑफ द 3 हाउस प्रॉपर्टीज। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द एनुअल वैल्यू इन ईच केस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं सर। अपन पहले सुन लेते हैं क्या क्या दे रखा है। पहले मकान का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। ये इसका क्या मतलब होता है? रेंट मिला या मिलता, अगर अगर प्रॉपर्टी पूरे साल किराए पर होती तो ये पूरे साल का किराया दिया हुआ है। यहाँ पे ही अपने साथ गेम खेलता है, कभी पूरे साल का देता है और कभी 7-8 महीने का देता है। नीचे लिखा है 12,000 रुपया अनरियलाइज रेंट है, दैट इज 12,000 हम वसूल नहीं कर पाए और 2 महीने के लिए प्रॉपर्टी खाली रही। और नीचे लिखा है हर मकान का संपत्ति के संबंध में इसके नगर पालिका मूल्यांकन का 10% म्युनिसिपल टैक्स के रूप में देना है, यानी 10% आपको म्युनिसिपल टैक्स देना है। पहले मकान के संबंध में प्रीवियस ईयर 1920 में नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया गया था, अतः इस वर्ष श्री पाटिल जो कि ओनर हैं उन्होंने 2 वर्षों के नगरपालिका करों का भुगतान किया है। तो पिछले साल एक्चुअली म्युनिसिपल टैक्स ये नहीं दे पाए थे, तो इसलिए इन्होंने 2 साल का टैक्स दिया है। द्वितीय मकान के आधे नगरपालिका करों का भुगतान श्री पाटिल द्वारा किया गया है और शेष आधे करों का भुगतान किराएदार द्वारा किया गया है। और गत वर्ष के अंत में तीसरे मकान के नगरपालिका कर अदत्त थे। तो अच्छा क्वेश्चन सेट किया है बहुत ही म्युनिसिपल टैक्स के मामले में, अभी आप देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहले एक रो ले लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी पे डिस्कशन चलेगा, उसके बाद अपन दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी पे भी बात करेंगे। ठीक है सर, चलिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी और ये अपनी सर जी हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। हाँ सर, तो जस्ट ऐसे नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो क्वेश्चन सुनते जाते हैं। सबसे पहले आपको 40 और 45 में से चुनाव करना है, तो आप 45 का सिलेक्शन करेंगे। 50 की लिमिट है, ध्यान रख लिया, मन में ध्यान रख लिया। और दूसरे स्टेप पे आपको 48,000 लेना चाहिए। 48,000 पूरे साल का है, पर 12 डूब गया है, तो 12 को हटाते हुए 36 लेना। ठीक है, आप चाहो तो इस बात को दिखा सकते हो कि हमने क्यों 36 लिया है 48 में से। मैं चलो यहाँ ब्रैकेट में कोट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। 48 में से 12 हमने लेस किए हैं। ओके, हाँ सर। अब आपको सिलेक्शन करना है 45 या 36 में से, तो आप आराम से चुनाव कर पाएंगे क्योंकि आपको बड़ी वैल्यू पिक करनी है। 45 और 36 में सिलेक्शन 45,000 का होगा। अगर वैकेंसी है, जो कि इस क्वेश्चन में है, 2 महीने के लिए मकान खाली रहा, 48 है पूरे साल का, 4,000 महीने का, 2 महीने का 8,000, 8,000 आपने लेस करना है, 8,000 आपने लेस करना है बेटा जी, और पीछे आपका 37 आएगा। और अब है नया पॉइंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है नेट एनुअल वैल्यू। अब यहाँ पे आपको म्युनिसिपल टैक्स देना है, और म्युनिसिपल टैक्स कितना है सर? म्युनिसिपल टैक्स 10% है। ये जो 10% है वो आपको इस 40,000 यानी म्युनिसिपल वैल्यू पे निकालना है। तो 40 से का 10% हुआ 4,000। और चूंकि हमने पिछले साल टैक्स नहीं चुकाया था, इस साल इसलिए हमने 2 साल का टैक्स चुकाया है। वापस सुन लीजिए, 40,000 रुपए, जस्ट अ मिनट, इसको वापस लिख लेते हैं। हाँ सर, मैं आपको ये बता रहा था कि 40,000 रुपए का 10% 4,000 होता है और 2 साल का 8,000 होता है। हमने 8,000 चुकाया है। तो यूं समझिए कि वैसे तो हमारा मकान 37 कमाई देता है, पर इस म्युनिसिपल टैक्स का ध्यान रखें तो हमारी जो कमाई है वो 29,000, हमारी जो कमाई है वो 29,000 मानी जाएगी। अगर मैं दूसरे मकान की बात करूं तो 72 और 88
72 और 88 में से म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर एंड में से 88 का सिलेक्शन करेंगे, 84 को आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसलिए आप 84,000 पिक करेंगे। आफ्टरवर्ड्स ये पूरे साल का किराया 81,000 है, पर 81,000 में से 13,500 डूब गया है, तो वैसे तो चलो 81,000 ले लेते, पर 13,500 डूब गया है, तो पीछे की तरफ 67,500 बचता है। फिर आपको 84 और इसमें से पिक करना है, और आप आराम से और बहुत आराम से 84,000 पिक करेंगे। हो गया पिक 84। इसके बाद आपका 4 महीने प्रॉपर्टी खाली रही, 81,000 है आपका 12 महीने का, तो 4 महीने का करीबन 27,000 आएगा। आप देख लीजिएगा, 4 महीने का 81,000 में 12 से डिवाइड कर देना, आपका मंथली किराया आ जाएगा 6,750 रुपए आएगा। ठीक है, आप देख लेना, 6,750 रुपए मंथ आएगा। और उसके बाद आपका 4 महीने का किराया करीबन 27,000 हो जाएगा। वो आपको लेस करना है, क्योंकि हमने कमाया ही नहीं। 84 में से 20 गया, 64, 64 में से 7 गया, 57,000 हो गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और इसके बाद आपको म्युनिसिपल टैक्स लेस करना है सर। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? म्युनिसिपल टैक्स 10% है, क्योंकि लिखा है हर प्रॉपर्टी पे, हर प्रॉपर्टी पे 10% का नियम है। 10% किसका निकालोगे? 10% जो आप निकालोगे वो आप हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू का निकालोगे। तो 72,000 का 10% 7200 होता है। 72,000 का 10% 7200 होता है, पर मैं यहाँ पे केवल और केवल 3600 ले रहा हूं। कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने हमने ये कहें ओनर ने, यहाँ पे मैं लिख के समझाता हूँ आपको, 50% पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्स का भुगतान जरूरी था, और म्युनिसिपल टैक्स का भुगतान करना जरूरी होता है, और ओनर को भुगतान करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे 3600 रुपए ही लेना है, और बाकी फिर पीछे की तरफ जो वैल्यू आएगी वो होगी 53,600। सर इसका क्या मतलब हुआ? मोटे तौर पे इस मकान का किराया 84 होना चाहिए, पर डूबने की वजह से हमारा किराया का इनकम 67,000 समथिंग रही। मकान खाली होने की वजह से हमारी इनकम और कम हो गई, और टैक्स चुकाने के बाद हमारी इनकम और कम रह गई। तो इस तरह से आप प्लस माइनस करते हुए चीजों को समझेंगे। 53,400। और अगर मैं आपसे तीसरे मकान के बारे में बात करूं, तो 54 और 72 में से आप 72 पिक करेंगे। 67,500, 67,500 को आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो आप हद में रहेंगे। एक्चुअल रेंट आपका है वो 75,000 रुपया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक्चुअल रेंट आपका 75,000 है पूरे साल का, उसमें से 25 डूब चुका है, तो फिर आपको 50 ही लेना है। और क्या करना बेटा जी, इन दोनों में से आपको बड़ी वैल्यू पिक करनी। बड़ी वैल्यू पिक हो गई। उसके बाद वैकेंसी जो है वो 1 महीने की है, 75,000 रुपया 12 महीने का है, तो 1 महीने का करीबन 6,250 रुपया बैठेगा। तो आपको 1 महीने का खाली रहने की वजह से लेस करना है, एडजस्टमेंट करना है। इसके बाद आपका 59,250 रुपया आंसर आएगा। म्युनिसिपल टैक्स आपको लेस नहीं करने हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर ही मैंने हाईलाइट कर दिया था, तीसरे मकान के म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग थे। मैं कल जब फर्स्ट वीडियो ले रहा था तो मैं 2 कंडीशन बताई थी। फर्स्ट है कि म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट होना चाहिए, और न सिर्फ पेमेंट होना चाहिए, वो ओनर के द्वारा होना चाहिए। जितना पेमेंट करोगे उतना डिडक्शन आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, और आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू है वो 59,250 मानी जाएगी। जस्ट अ मिनट, तीसरे मकान का आंसर अपना मैच नहीं हो रहा, मैं दोबारा देख लेता हूँ। 54 और 72 में से 72 पिक कर लिया अपन ने, और 67,500 रुपया आया है। ठीक है, और 75,000 और 25 में से 50,000 हो गया। ठीक है, और वैकेंसी 6,250 रुपए सही है। ठीक है, ओके, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, 67 में से 6 जाता है तो 61 आता है। तो ठीक है, मिल गया। तो आंसर अपने सारे मैच हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं
इस एनुअल वैल्यू के बाद दो चीजें और होती हैं और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ऐसा है सर कि इसके बाद एक होता है 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपने जितना कमाया है, जितना आपकी इनकम है, जितना आपकी इनकम है उसमें से आपको 30% लेस करना होगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन की मान लें तो आपको इसमें से इस तरह से 30% कैलकुलेट करके लेस करना होगा। ठीक है सर। इसके अलावा अगर मैं कहूं इसके अलावा अगर कुछ लेस करना है तो एक और लास्ट आइटम वो है, और वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट में खेल ये है कि एक होता है करंट ईयर का इंटरेस्ट और एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का 1/5 पार्ट। ठीक है सर। तो दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होते हैं करंट ईयर का इंटरेस्ट और एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का 1/5। उससे पहले एक और बात बता दूं, आपने मकान का इंश्योरेंस कराया, प्रीमियम चुकाया, गार्ड को यदि चौकीदार को आपने सैलरी दी, आपने मकान के मेंटेनेंस पे पैसा खर्च किया, इन सब की कोई डिडक्शन नहीं मिलती। इन सब की डिडक्शन नहीं मिलती, इसीलिए उसके बदले में आपको कहें इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिला करती। इसकी 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन प्री फिक्स है वो मिलती है। इसका आपका जो सेक्शन है वो है बेटा जी 24A और इसका आपका सेक्शन है 24B। अगर आपने मकान के लिए, मकान को बनाते समय, रिपेयर कराते समय, दूसरी मंजिल चढ़ाते समय कभी भी लोन लिया है तो उसकी कैलकुलेशन होगी। अब मैं आपको इस चैप्टर की सबसे टफ बात बताता हूं, कैलकुलेशन कैसे होगी। जस्ट अ मिनट। सर जैसे आपने क्या करना कि जैसे एक आपने लोन लिया, ठीक है, मैं कुछ मनगढ़ंत आंकड़े लिखता हूं। आपने लोन लिया 1 जुलाई 2016 को, ठीक है। आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका कंप्लीट हुआ 15 जुलाई 2020 को, ठीक है। समझ में आता है। पहली बात तो आपको जो टाइम पीरियड, अच्छा ये भी दो बातें और बताता हूँ। आपने जो लोन लिया वो 20 लाख का था और जो आपने लोन लिया वो आपने 9% की रेट पे लिया, चलो 9% की रेट पे लिया, ठीक है। तो मैंने सारी बातें बता दी, लोन कब लिया और मकान कब बना। पहली बात तो आपको ये जो 15 जुलाई 2020 है इसे कंसीडर नहीं करना, बल्कि इसकी जगह आपको 31 मार्च 2020 कंसीडर करना है। इसका मतलब जिस ईयर में आपका मकान बनाना उस ईयर से पहले जो मार्च आती है आपको वो मार्च कंसीडर करनी है। जिस ईयर में मकान बना उससे पहले जो मार्च आती है वो कंसीडर करनी है। अच्छा फिर क्या करना सर, फिर आपको ये जुलाई 16 से लेके 31 मार्च 2020 तक जितना भी समय हुआ वो समय आपको काउंट करना। जैसे 2016 के हो गए 6 महीने, 2017 के 12 महीने, 2018 के 12 महीने, 2019 के 12 महीने, 2020 के 3 महीने, ये सब जोड़ोगे तो हो गए 45 महीने। किस सर वापस बताओ, जहां से आपने लोन लिया वहां से गिनना शुरू करो और यहां तक आप गिनो, ठीक है। 17, 18, 19, 20 ऐसे करके आप गिनोगे तो 48 पूरे तो नहीं होंगे, आपके 45 मंथ होंगे। फिर क्या करना है, फिर आपको 45 महीने का ब्याज निकालना है। जैसे मैंने 45 महीने लिखा था अभी, तो जैसे 20 लाख रुपए और 9% की रेट है तो 9/100 हो गया। 9% की रेट है तो बेटा कितना हो गया, 9/100 हो गया। और मैंने कितने महीने का बताया, 45 महीने का बताया, ठीक है। ओके, अब आप इसका कैलकुलेशन कर लो कि सर कैसे। अरे अपने को कैलकुलेटर अलाउ होता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो आप आराम से कर लेना। जैसे 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है, 2 जीरो उड़ा दिए और 3 की टेबल ले लो,
3 तरीका 9 और 3 चौक 12। ठीक है, जल्दी में है या चलो ये 4 है, ये 4 काटा और ये 20 की जगह 5 आ गया। है तुम भी कर लेते और ऐसी कोई बात नहीं थी। 5,000 इंटू 3 15,000, 15,000 इंटू 45, तो करीबन करीबन ये हो रहा है सर 6,75,000 रुपया। आप समझेंगे, ये 6,75,000 रुपया आपका इंटरेस्ट हो रहा है। ये कौन सा इंटरेस्ट है? जब मकान बन रहा था। आपको क्या करना, इसका 1/5 लेना। इस समय समझ नहीं आ रहा, आप पूरा इंटरेस्ट काउंट करके उसका 1/5 कर लेना, और ये आपका आ गया समझो 1,35,000 रुपया। इस 1,35,000 को बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। मान लेते हैं कि ये लोन अभी आपके ऊपर चल रहा है, ये लोन अभी आपने चुकाया नहीं है। तो अगर मैं मानूं कि लोन अभी चालू है तो आपके ऊपर करंट ईयर का इंटरेस्ट भी लगेगा। तो करंट ईयर इंटरेस्ट कितना लगेगा सर? जैसे 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का आप 9% कर दीजिए। 20 लाख का 9% होता है 1,80,000 रुपए। तो 1,80,000 रुपए हो गया आपका, समझो इस साल का किराया, इस साल का ब्याज, और 1,35,000 हो गया आपका पुराने वर्ष का। दोनों मिला के कितना हो गया? 3,15,000 रुपया। तो अगर कोई मकान है, उस मकान पे कोई लोन है, तो उस लोन पे ब्याज ऐसे निकलेगा। आपको दो इंटरेस्ट निकालने हैं, एक तो करंट ईयर का इंटरेस्ट, अगर अगर कहें कि लोन चालू है तो, और जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है उसका आपको 1/5 लेना है। ठीक है, बोर हो रहे होंगे, मैं एक लास्ट जल्दी से बता के बात की आज की खत्म करूंगा। सपोज करो, कहानी यहाँ पे दूसरी ले लेते हैं फ्रेश पेज पे, ताकि नई सी कहानी लगे। सपोज कीजिए कि आपने लोन लिया है 1 मई 2017 को, और ये भी मान लीजिए कि आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है 31 दिसंबर 2020 को, और ये भी मान लीजिए कि लोन आपने जो लिया वो 15 लाख रुपए का लिया, और ये भी कि 12% पर एनम की रेट पे लिया। तो अब क्या करना आपको? पहली बात तो 31 दिसंबर 2020 नहीं लेना। ठीक है, इसको मैंने काट दिया। उसकी जगह सर क्या लिखें? उसकी जगह मार्च लिखो। आप लिखो 31 मार्च 2020। अब आपको इंटरेस्ट कहां से कहां तक काउंट करना? मई 17 से मार्च 2020। तो आप देख लो, 17 के हो गए 8 महीने, 18 के हो गए 12 महीने, 19 के हो गए 12 महीने, और 20 के हो गए 3 महीने। ठीक है, आप जोड़ेंगे तो 12 12 24 और 8 32 और 3 35 महीने हो गए। ठीक है, यूं समझो कि लोन चलते हुए आपके 35 महीने हो गए। मई से लेके गिन लो, 17 के, 18 के, 19 के और 20 की 3 महीने के, है ना? तो ऐसे करके बेटा आपके हो गए 35 महीने। अब ये मैंने 35 महीने काउंट कर लिए, ये आप भी काउंट कर लेंगे। फिर आप क्या करना, ये 15 लाख रुपए लिया, 12% के लिए 12 डिवाइडेड बाय 100 किया, ये तो 12% है। और 35 महीने का ब्याज कितना होता है, तो उसके लिए 35/12 किया। 12 से 12, ये चलो काट के बताता हूँ, ये 12 से 12 आपका कैंसिल हो गया, और इसी तरह से आपके 2 जीरो से 2 जीरो डिलीट हो गए, और 15,000 इंटू 35 करने पे 5.25 लाख रुपए आएगा। ये जो 5.25 लाख है, इससे अपन बोलते हैं टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना, इसे आपको 5 से डिवाइड करना, और 5 से डिवाइड करने पे 1,05,000 रुपए आएगा। इतने रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा। और अगर आपका लोन चल रहा है, अगर आपका लोन अभी वर्तमान में चल रहा है, अगर आपका लोन चल रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा, 1 मिनट, आपका लोन अगर चल रहा है
तो फिर 15 लाख का 12% 180 हो गया। तो 180 को क्या बोलेंगे? करंट इंटरेस्ट। और 1.5 को क्या बोलेंगे? 1.5 को अपन बोलेंगे अपना प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। और कुल मिला के कितना हो गया? कुल मिला के हो गया आपका 285,000। चलिए सर, होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, लेक्चर थोड़ा समझ में आया होगा। अब आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। इस चैनल पे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए सर।